लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस के बारे में देखेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी में जितना भी सिस्टम है सब क्या है, कोऑर्डिनेशन, यानी एक दूसरे से क्या करता है, मिलके काम करता है। तो इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन ह्यूमन बॉडी होमोस्टेसिस इज वेरी एडवांस। ह्यूमन बॉडी में होमोस्टेसिस यानी क्या, होमो का मीनिंग होता है ह्यूमन बॉडी, स्टेसिस का मीनिंग होता है स्टेबल, यानी बॉडी का स्टेबल होना। तो हमारी बॉडी जो है ये, हम कौन से एनिमल है, वार्म ब्लडेड, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को एडॉप्ट कर लेती है। अब आप सर्दी के जहाँ पे गर्मी जाती है उस भाग में, उस एरिया में भी आप जाते हैं तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। जहाँ पे ठंड जाती है वहां भी जगह पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को एडॉप्ट कर लेती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स इन द बॉडी वर्क इंडिपेंडेंटली बट इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। सब वर्क करते हैं अलग अलग, लेकिन एक दूसरे के साथ में मिलके करते हैं। यानी एक ने वर्क किया, जैसे आपने खाना खाया तो हमारे इंटरनल ऑर्गन यानी कौन से ऑर्गन होते हैं, जो अंदर के ऑर्गन होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंटरनल, और जो बाहर के ऑर्गन है वो एक्सटर्नल। अब बाहर के ऑर्गन यानी कौन सा, जैसा ये मेरा हैंड है, ये भी क्या है, ऑर्गन है। मेरी नोज एक क्या है, ऑर्गन है। मेरी आंख, आई क्या है, एक ऑर्गन है। तो ये हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में पूरे टोटल ऑर्गन है 72। जीके का क्वेश्चन ही है, आपको पता होना चाहिए ह्यूमन बॉडी के अंदर में कितने पूरे ऑर्गन है, 72 ऑर्गन है। Digested and absorbed nutrients of food are transported various cells with the help of circulatory system। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, ब्लड। ये ब्लड जो है ईच एंड एवरी पार्ट के अंदर में बॉडी में पहुंचता है और पूरे जितने भी बॉडी के सेल्स है सभी को मिलता है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर में बिलियंस ऑफ सेल है, करोड़ों सेलों से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। तो इसके मेन सोर्स कौन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। अब लिपिड्स और फैट्स दोनों एक ही होते हैं। तो इसमें तीन चीजें आती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स आर द मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल सिंथेसाइज द एनर्जी बाय यूटिलाइज दिस न्यूट्रिएंट्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और ये प्रोड्यूस क्या करता है, एनर्जी के प्रोडक्शन में काम में आता है। अब हमने खाना खाया, फूड हमने बॉडी के अंदर इनहेल किया, खाना खाया, इस फूड को ब्रेक डाउन कौन करेगा, ऑक्सीजन। और ये फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन या फैट्स है, तो इसको क्या करता है, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है। अब फूड में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं प्रेजेंट होता है, तीन चीजों से फूड बनता है। फूड यानी क्या, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में आती है तीन चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। आप कोई भी कुरकुरे का, चिप्स का पैकेट लेते हैं तो उसको आपको उसके ऊपर में इंग्रेडिएंट्स लिख के आपको दिखते हैं। उसमें आपको दिखेगा कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट्स कितना है, और उससे एनर्जी कितनी मिलेगी। एनर्जी दिखती है किलो कैलोरी के अंदर, के कैल करके लिख के होता है, वो क्या है, किलो कैलोरी, इसमें एनर्जी दिखती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स सोर्स मिल्क, फ्रूट्स, जैगरी, केन शुगर, सीरियल्स, वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट मीट्स, ये सब चीजें के अंदर में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। फंक्शंस, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन प्रोवाइड कितनी एनर्जी करेंगे आपको, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है 4 किलो कैलोरी। ये आपके एसएससी स्टैंडर्ड 10 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में क्वेश्चन। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऊपर में आपको आगे डैश दिखेगा तो आपको लिखना होता है 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में रेस्पिरेशन, इस डायग्राम को मैं जूम करता हूं और जूम करके आपको बताता हूं। तो ये जो हमारा जो माउथ होता है, इस माउथ को कहते हैं ओरल कैविटी। नोज जो होती है इसको कहते हैं नेसल कैविटी। उसके बाद इसके बीच में एक प्लेट होती है, तो इसमें जो सबसे स्टार्टिंग में जो प्लेट होती है उसको कहते हैं हार्ड प्लेट। पीछे जो होती है वो सॉफ्ट प्लेट, और ये बीच में का हिस्सा है माउथ है नोज के बीच में का। ये जो आपको जो दिख रहा है तो ये होता है, इसके अंदर में दो कलर होते हैं, फूड पाइप बीसी में, वाइट पाइप बीसी में। अब हम खाना जहाँ निगलते तो उस भाग में क्या होता है, एपिग्लॉटिस। अभी पूरे बेसिक कंसेप्ट आपने क्लास 8 में पढ़े हुए, क्लास 9 में पढ़े हुए, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो माउथ को कहते हैं ओरल कैविटी, नोज को कहते हैं नेसल कैविटी, लैरिंक्स यानी साउंड बॉक्स होता है जिससे अपन बोलते करते हैं, ब्रॉन्ची यानी हमारे लंग्स के अंदर में ब्रॉन्ची होता है, ब्रॉन्ची से कनेक्ट होता है ब्रॉन्चस से कनेक्ट होता है अल्वियोलाई। ये अल्वियोलाई में ऑक्सीजन स्टोर होता है। उसके बाद में डायफ्रागम होता है लंग्स के नीचे। अब आप छाती को जब फुलाते हैं तब डायफ्रागम नीचे आता है, छाती ऊपर फूकती है, और जब आपने ऑक्सीजन लिया तो हमारी छाती फूकती है तो वो डायफ्रागम नीचे जाता है।
और डायफ्रागम ऊपर आता है तो हमारे लंग्स जो है वो आपस में उसी शेप में आ जाते हैं। उसके बाद में ये हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं और ट्रैकिया यानी वाइट बैग को क्या कहते हैं, ट्रैकिया। उसके बाद में अल्वेओलस के बारे में, अल्वेओलस यानी क्या, इसमें ऑक्सीजन स्टोर होता है। ये पूरे बेसिक कांसेप्ट आपने क्लास 8 में पढ़ ली है। उसके बाद में आगे, अब ये अल्वेओलाई से कनेक्ट होती है ब्लड कैपिलरी, कुछ इस तरीके से ब्लड कैपिलरी से क्या होती है, कनेक्ट होती है। ये ब्लड कैपिलरी कहां से आती है, ये ब्लड कैपिलरी हार्ट के पास से आती है, लंग्स के अंदर में, अल्वेओलाई के पास में। और ये ब्लड कैपिलरी में 2 कन्वर्जन होता है, इसमें कनेक्ट होती है सबसे पहले वेन्स, उसके आगे होती है आर्टरी। अब वेन्स के पास से आया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब इसमें ऑक्सीजन, तो हमारे ह्यूमन ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के वजह से हमारा ह्यूमन का ब्लड जो है, या एनिमल के ब्लड में भी हीमोग्लोबिन सभी में प्रेजेंट है। तो ब्लड का कलर कौन सा होता है, रेड कलर होता है। और ये ब्लड में हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन को ब्लड स्टोर कर सकता है, मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। और यहाँ से आगे बनती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। और ये होता है कैपिलरी। कैपिलरी के आगे की जो कनेक्टिंग लिंक है वो है आर्टरी, और आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास में, आर्टरी के थ्रू हार्ट के पास में वापस से ये ब्लड चला जाता है। और ये पूरा ब्लड जो है ऑर्टा के थ्रू पूरे ह्यूमन बॉडी को पहुंचाया जाता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग के अंदर में डिफरेंस ये होता है, जो हम खाना खाते थे, खाने का जो ब्रेकडाउन होता है, फूड का जो ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। और जो हम सांस लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन यानी क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन है, और ब्रीथिंग यानी क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। जो हम नोज के थ्रू जो रेस्पिरेशन लेते हैं, मतलब जो ब्रीथिंग करते हैं, अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो क्या है, ब्रीथिंग, और उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब एनर्जी प्रोडक्शन कैसी होती है, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। बॉडी लेवल यानी जो नोज के थ्रू जो किया जाए, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको क्या कहते हैं, बॉडी लेवल, और जो सेल के थ्रू किया जाता है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अगला है, उसके बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन को डिटेल में बताइए। सेलुलर रेस्पिरेशन आपने क्लास 8 के अंदर में पढ़ा हुआ है। अब जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं इसका ब्रेकडाउन, ये खाने में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है। अब कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन हुआ ग्लूकोज में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको ब्रेकडाउन करेगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे यानी पार्ट्स में वो बिखर जाएगा। तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। और ये एनर्जी किसमें से प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी चेन आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है। आपने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस पढ़ी है। इसके अंदर में आपको समझ में आएगा इसमें क्या, किसकी चेन बनती है, अमीनो एसिड की। और ये अमीनो एसिड किसको मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, और ये माइटोकॉन्ड्रिया से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। अगर आपको इसमें और ज्यादा कोई डाउट है तो आपको वीडियो देखना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको इतना ही ध्यान में रखना है, सेल जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जो रेस्पिरेशन सेल के थ्रू हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद में और थोड़ा डिटेल बता देंगे। सेल के अंदर में 2 चीजें होती है, इसमें होता है ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन, दूसरा होता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस यानी लिक्विड का प्रेशर होता है, और डिफ्यूजन यानी गैसेस का एक्सचेंज होना। अब 2 टाइप के सेल है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में एनिमल सेल की बात अगर की जाए तो एनिमल सेल के अंदर में स्टार्टिंग कहां से होती है, सेल मेम्ब्रेन से होती है। अब अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में अंदर में इनहेल गैस होती है, ऑक्सीजन, रिमूव होता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट सेल में इनहेल अंदर गैस जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूव होती है ऑक्सीजन। ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद में अगला है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के उसके बाद में सब 2 टाइप आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी जो ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, सबको ऑक्सीजन की जरूरत है, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, तो ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन करेगा, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले प्लांट्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो क्या हो गए, अनएरोबिक रेस्पिरेशन को करते हैं, मतलब विदाउट ऑक्सीजन अपना रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो बिना ऑक्सीजन के अपना रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद में हमारे मसल, अब हम जिम में जाते हैं, जिम में जाने के बाद में हम एक्सरसाइज करते हैं या काम करते हैं, वजन उठाते हैं, तो हमारे मसल्स में क्या होता है, पेन होता है, जिसमें प्रोड्यूस क्या होता है, लैक्टिक एसिड, और हमारे मसल क्या करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपके सामने आया एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको ध्यान में लाना है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज,
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं आपको, तो द रेस्पिरेशन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक, और अब्सेंट है तो अनएरोबिक। उसके बाद में आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में बताई गई प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सिंपल प्रोसेस है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन है। यानी ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के थ्रू, जिसको क्या कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और इसमें दो टाइप की एनर्जी मिलती है, एक होती है डायरेक्ट एनर्जी, एक होती है इनडायरेक्ट एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी होती है एटीपी जो सीधी तरीके से मिल जाए, और इनडायरेक्ट एनर्जी है NADH2 या फिर DH2, ये दोनों इनडायरेक्ट एनर्जी है। अब डायरेक्ट एनर्जी इनडायरेक्ट एनर्जी में आपको मैं डिफरेंस समझाता हूं। डायरेक्ट एनर्जी यानी कैश, सीधा सीधा रोकड़ा कैश, मैंने किसी को पैसे दे दिए सीधा सीधा तो वो अपना काम सीधा कर लेगा। और इनडायरेक्ट एनर्जी ने चेक, मैंने किसी को चेक दिया, अब वो बैंक में जाएगा, बैंक से जाएगा विड्रॉल लेगा, विड्रॉल लेके अपना काम करेगा। तो डायरेक्ट यानी एटीपी और इनडायरेक्ट यानी आपको ध्यान में रखना है NADH2 या फिर DH2। और ये इनडायरेक्ट एनर्जी का क्या होगा, अभी सबसे आखिरी में एक ETC होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, उसमें जितनी भी इनडायरेक्ट एनर्जी है पूरी क्या बन जाती है, डायरेक्ट एनर्जी बनती है। आगे दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस किसमें होती है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का है सेल की, एनिमल सेल की स्टार्टिंग कहां से होती है, सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। पायरुविक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूल ऑफ। ये पायरुविक एसिड, इसमें क्या बनता है, सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम। इसके बाद में भी कुछ चीजें बनती है, हालांकि ये चेन में बनती बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये हायर स्टैंडर्ड में आपको आएंगे, अभी आपके सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है। तो पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम, और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ क्या बनता है, NADH2, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या बना, NADH2 बना। उसके बाद में आगे है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको ये भी समझना जरूरी है, अब NADH2 या फिर DH2, NADH2 के पास में 3 ATP होते हैं, और ये फिर DH2 के पास से आपको 2 ATP मिलते हैं। इसकी भी बात आगे हम करेंगे। उसके बाद में TCA साइकिल, इसका शॉर्ट फॉर्म है TCA, इसको फुल फॉर्म में बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब देखो इसमें एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल इंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल चेन रिएक्शन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर में क्या बनेगी, इसकी चेन बनेगी। उसके बाद में आगे नेक्स्ट इससे बन जाता है साइट्रिक एसिड। तो एसिटाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन होता है साइट्रिक एसिड में। ये एसिटाइल कोएंजाइम आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे साइट्रिक एसिड जो है मेंशन नहीं किया है। अब साइट्रिक एसिड किसमें होता है, लेमन में। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन किसमें होता है, साइट्रिक एसिड में। और साइट्रिक एसिड का क्या प्रोड्यूस होती है, उसके बाद में अगली स्टेप पे प्रोड्यूस क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, रिलीजिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट, यानी जो बाजू में जो चीज निकलती है जिसको अपन ध्यान नहीं देते या जो अपने काम की नहीं है। अबे हालांकि काम की है प्लांट्स के, कार्बन डाइऑक्साइड किसके काम में आता है, प्लांट्स के काम में आता है। लेकिन हमारे मेन यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, NADH2 या फिर DH2। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, NADH2 मिला या फिर DH2 मिला। अब माइटोकॉन्ड्रिया का आपको शेप एंड स्ट्रक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन है, उसमें 2 मेम्ब्रेन है, यानी एक ऊपर की कवरिंग, सबसे पहली कवरिंग उसको क्या कहते हैं, बाहर की कवरिंग है, तो आउटर मेम्ब्रेन। अंदर की कवरिंग को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद में ये जो आपको जो दिख रहा है, ये जो शेप ऐसे जो दिख रहे हैं राउंड होते हुए, इसको बोलते हैं क्रिस्टे। अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया है। और इसके अंदर में ये जो आपको जो शेप जो ऐसा बनता हुआ जो दिख रहा है, तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स। और ये जो चल रही है तो इसको क्या कहते हैं, TCA साइकिल। आगे नेक्स्ट है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अब अभी तक जितना भी आपके पास में NADH2 या फिर DH2 है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, चेक में। चेक में करना है मतलब सॉरी कैश में, कैश में करना है इन द सेंस। अब इसमें का जितना भी NADH2 या फिर DH2 है, इसका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ATP के अंदर में कन्वर्ट होगा। तो इनडायरेक्ट एनर्जी पूरी क्या किस में होने वाली, डायरेक्ट एनर्जी। ऑल इनडायरेक्ट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। बस यही इसका मीनिंग है। जितनी भी इनडायरेक्ट एनर्जी है पूरी किस में कन्वर्ट होंगी, डायरेक्ट एनर्जी के अंदर में। NADH2 के पास से आपको कितने मॉलिक्यूल्स ATP मिलते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स।
और FADH2 के पास से मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, और ये पूरे सबसे आखिरी में बनती है 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब NADH2 FADH2 का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, MCQ में इसके भी क्वेश्चन आते हैं। NADH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FADH2 का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। आगे, इन द केस ऑफ लेस स्टोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी लिपिड्स, protein are utilized for production energy, lipids are converted into fatty acid, proteins are broken down to amino acid। अब इसमें क्या होता है, आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किसमें होता है, ग्लूकोज में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे फैट्स का कन्वर्जन किसमें होता है, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड क्या, आपने देखा होगा लोगों को मोटापा, मोटे लोग होते हैं, तो इनमें क्या होता है, फैट्स बहुत ज्यादा होता है, तो ये फैट यानी ज्यादा आपने खाना खाया या जिसमें फैट्स ज्यादा है वो चीज आपने खाई, तो किसमें हो जाता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट उसका हो जाता है। उसके बाद प्रोटीन का कन्वर्जन होता है अमीनो एसिड के अंदर। आगे नेक्स्ट एटीपी का स्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन देखिए। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बाय फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच्ड टू ईच अदर। अब एटीपी का हम जो है डायग्राम देखेंगे। एटीपी क्या है, करेंसी, करेंसी यानी ये इसमें क्या है, एनर्जी है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देखेंगे एटीपी की। एटीपी के डायग्राम को आपको ध्यान से समझना है। तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एडेनिन। हमने जो है नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए पढ़े थे, क्या था, एडेनाइन थाइमिन गुआनाइन साइटोसिन, एडेनाइन थाइमिन गुआनाइन साइटोसिन, ये उसी में का एडेनाइन। इतने को क्या बोलते हैं, एडेनाइन बोलते हैं। इसको बोलते हैं राइबोस शुगर, और लकी कितने हैं, 1 2 3, तो इसका नाम क्या लगा, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी क्या बना, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें एडेनो ग्रुप आया एडेनिन के पास से, और साइन ग्रुप जो आया वो शुगर का है, और ट्राई यानी 3, और फॉस्फेट कितनी है, 3 है, फॉस्फेट। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अभी एनर्जी कितनी है, यानी अभी चार्जिंग कितनी है, 100% चार्जिंग है। अब ये 100% चार्जिंग, आपने कुछ काम किया, जैसा मैंने सुबह में नाश्ता किया, अब मैं चला गया काम पे, मैंने सुबह से दोपहर तक काम किया, तो मुझे भूख लगेगी, यानी ये पूरी एनर्जी क्या होगी, रिलीज, और क्या होगी, 0%। अब मुझे भूख लगी और मुझे क्या खाना पड़ता है, खाना में खाऊंगा, और वापस में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और इसमें ये 3 फॉस्फेट है, तो ये जब एनर्जी को हम काम करते हैं तो ये फॉस्फेट इधर से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और एनर्जी कितनी बचती है, 0% एनर्जी बचती है। उसके बाद वापस में और हम खाना खाते हैं, और क्या प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनते रहती है। तो ये प्रोसेस बॉडी में लगातार चलते रहेगी। उसके बाद में हम थोड़ी चीजें रिकॉल कर लेंगे। ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ग्लूकोज में 3 एटम्स है, कौन थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके बीच में जो बॉन्ड है उसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे नेक्स्ट, द सेलुलर प्रोसेस एंड देयर रिसर्चेस, सेलुलर प्रोसेस और उनकी रिसर्च। अब इसकी रिसर्च किसने की थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। तो ग्लाइकोलाइसिस को 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इनका नाम है गुस्टाव इंडेल, ऑटो मेयरहॉफ, जैकब पर्नस। तो इसको क्या कहते हैं, EMP पाथवे, यानी सरनेम ध्यान रखा जाता है, इंडेल, मेयरहॉफ, पर्नस, ये नाम दिया गया इसको, यानी तीनों के सरनेम EMP, इतना आपको ध्यान रखना है, और इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंडेल, मेयरहॉफ और पर्नस, ये 3 इनके नेम्स है, विद देयर कलीग्स। फॉर दिस पर्पस दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन मसल, इन्होंने एक मसल पे एक्सपेरिमेंट किया और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को लोगों के सामने लाया। अब ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि इनके बोलने के बाद में शुरू हुई, ये सब चीजें पहले ही होती है साइंस में, लेकिन उनकी डिस्कवरी करने वाले बाद में आते हैं। यानी जिन लोगों ने इस पे स्टडी की, डिटेल में स्टडी किया, बायो के अंदर में आप देखेंगे तो 2 पार्ट है, बॉटनी है, जूलॉजी है। अब आप इसमें जितनी ज्यादा अंदर में स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, उतने ज्यादा आपके सामने टॉपिक्स आते हैं। तो द साइक्लिक रिएक्शन ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वर डिस्कवर्ड बाय, तो ये ट्राइकार्बोक्सिलिक TCA साइकिल किसने डिस्कवर की थी, सर हेंस क्रेब्स ने, इनका नाम है सर हेंस क्रेब्स। हेंस दिस साइकिल प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। अब ग्लाइकोलाइसिस किसने की थी, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर, उनका नाम क्या है, वापस में रिकॉल कर रहा हूं, याद में क्या रखना है, EMP, इंडेल, मेयरहॉफ, पर्नस पाथवे। उसके बाद में आगे, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, अनएरोबिक में क्या होता है। अब एरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट।
अब लिपिड्स यानी क्या, फैट्स है, फैट्स का कन्वर्जन किसमें होता है, फैटी एसिड में, प्रोटीन का कन्वर्जन किसमें होता है, अमीनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किसमें होता है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ क्या लिखा गया, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या मिलता है, पायरुविक एसिड, क्या मिलता है, पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस से जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद जो एंजाइम बनता है उसका नाम क्या है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होकर नया एंजाइम तैयार होता है, उसको क्या कहते हैं, एसिटाइल को एंजाइम ए, इसको नाम है इसका एसिटाइल को एंजाइम ए। अब ये एसिटाइल को एंजाइम फैटी एसिड से भी मिलता है और अमीनो एसिड से मिलता है, यानी तीनों से ये एसिड मिलेगा, फैटी एसिड से डायरेक्ट मिलेगा, अमीनो एसिड से डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से डायरेक्ट नहीं मिलता है, पहले बनता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल को एंजाइम। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये तीनों भी किसमें जाती है, अब प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो गई, अब क्या है, क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल को क्या कहते हैं, टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। अब ये क्रेब साइकिल के अंदर में क्या प्रोड्यूस होंगी, पूरे इसके अंदर में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उसके बाद में आखिरी में एक साइकिल है ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, उसमें पूरी जितनी भी इनडायरेक्ट एनर्जी वो किसमें होती है, डायरेक्ट एनर्जी में एटीपी में कन्वर्ट होती है, और क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, ये बाय प्रोडक्ट मिलता है, और एनर्जी 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद में अगला है अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स। अब ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन करेंगे, क्या मिलेगा, अल्कोहल। अब इसमें जो है चार्ट थोड़ा उल्टा बताया गया है, उल्टा इन द सेंस ईस्ट। अब जो ईस्ट है, ईस्ट यानी कौन सी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, इस क्या काम में आती है, ब्रेड बनाने के काम में थी। इस ईस्ट के अंदर में, इस ईस्ट को हम अगर शुगर केन में अगर डालते हैं तो क्या बन जाता है इसका, अल्कोहल। और ये अल्कोहल जो बना है उसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। और शुगर केन क्या है, गन्ना, गन्ना क्या बनाता है, शुगर बनाता है, और शुगर इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोज, यानी 3 टाइप की शुगर है। एक है ग्लूकोज, को भी शुगर बोला जा सकता है। उसके बाद में ये शुगर केन से जो शुगर बनती है उसको कहा जाता है सुक्रोज, और फ्रूट से, हनी से जो शुगर बनती है उसको कहते हैं फ्रक्टोज। ये चीज समझने की है इसमें। उसके बाद में आगे, अब इसमें पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड, इरिथ्रोसाइट्स, मसल से ये बताया गया। अब हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल क्या करते हैं, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब मैं एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल कर रहा हूं, मेरे हाथ में डंबल नहीं, तो भी एक्सपेरिमेंट के लिए बता रहा हूं आपको। तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरे हाथ थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में क्या आने वाला है, पेन होने वाला है, तो मेरे मसल में क्या प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड, और मेरी मसल क्या कर रहे हैं अभी, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब मसल को काम क्या है अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने का, हम तो ऑक्सीजन ले ही रहे, लेकिन उतना ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होता है। जब हम काम करते तो हमको एनर्जी हमारी ज्यादा रिलीज होती है, तो उस टाइम पे हमारे मसल क्या करते हैं, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इरिथ्रोसाइट्स का मीनिंग होता है आरबीसी, जो हमारा जो रेड ब्लड सेल उसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। और मसल में क्या बना, लैक्टिक एसिड, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। उसके बाद में वेरियस माइक्रोब्स। अब हम फर्मेंटेशन से क्या क्या बना सकते हैं, विनेगर बना सकते हैं, विटामिन वगैरह, हम ये सब चीजें बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब हम इसकी स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। वो चैप्टर को आपको, मेरा लेक्चर, उसकी चैप्टर के लेक्चर आपको देखने, उसके अंदर में आपके पूरे अनाएरोबिक रेस्पिरेशन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट होता है। आगे के इसमें, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू अनाएरोबिक रेस्पिरेशन।